वेलकम टू द क्लास। सभी बच्चों का एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कक्षा में स्वागत है। आज हम जॉन केट्स के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का क्विक रिकैप करेंगे और एकदम आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। लेसन शुरू करने से पहले जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबके लिए ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं, पर दुनिया की जो सबसे सुंदर कृति है वो बच्चे हैं, यानी कि आप हैं। मेरे हिसाब से सबके लिए ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं। तो जॉन कीट्स ने इस पोयम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, थिंग मीन्स होता है चीजें और ब्यूटी मीन्स होता है सुंदर। ब्यूटी हम सभी जानते हैं, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से हम सभी इस शब्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने ब्यूटी के ही बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं कि जीवन में बहुत सारे कष्ट, अवसाद, डिप्रेशन, सारी चीजें होने के बाद भी जीवन में ऐसा क्या है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो हम इस पोयम को शुरू करेंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी हम किसी भी चैप्टर को या लेसन को, पोयम को, कुछ भी पढ़ते हैं तो हमेशा एक कॉपी, एक पेन और हो सके तो आपकी किताब आपके पास होना चाहिए। और जिस लेसन को हम पढ़ रहे हैं, जिस पोयम को हम देख रहे हैं, वो भी आपके सामने होनी चाहिए। ओके, तो आप स्क्रीन पर एक खूबसूरत सनशाइन भी देख रहे हैं, जिसको देख के आंखों में बड़ी खुशी आ जाती है। उसके नीचे एक बैलून्स के साथ एक व्यक्ति है, एक महिला है जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। उसके बाद एक फील्ड का चित्र है जिसमें मेहनत करती हुई महिलाएं। सबके लिए खूबसूरती के मायने अलग अलग होते हैं। ठीक, तो हम आज की पोयम शुरू करते हैं। पोयम आपने पढ़ी हुई होगी, बहुत अच्छे से आप उसको जानते होंगे, समझते होंगे, पर एक क्विक रिवीजन हम इस पोयम का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोयम। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत से एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें जो पहला जो चित्र है इसमें वो सनशाइन का है, सेकंड मून है, थर्ड ट्रीज हैं, फोर्थ कुछ शीप जैसा आप समझ सकते हैं, कोई भी एनिमल आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद डैफोडिल्स हैं, एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके बाद आपको कुछ झरने जैसा, जिसको हम रिल्स कहते हैं, क्लियर एकदम दिखाई दे रही हैं, साफ पानी आप उनको उसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद कुछ एक फॉरेस्ट का चित्र भी आपके सामने है और उसके बाद रोज है, मस्क रोज। मस्क मीन्स होता है कस्तूरी। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर इसलिए डाली है क्योंकि ये सभी जो वर्ड्स हैं वो आपकी पोम में आने वाले हैं। तो बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि आप इन शब्दों को अच्छे से समझें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम समय में, कम अध्ययन करने के बाद आसान भाषा में सीख कर प्रश्न पत्र को हल कर सकें और वो पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर हो सके कि हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता हो तो पिक्चर की सहायता से हम उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। अब आप इसके बाजू से देख पा रहे होंगे थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर। यहाँ पर मैंने पोएम को नहीं लिया है, मैंने डायरेक्ट आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पर पोएम को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीजें, वो कौन कौन सी हैं जिनको पोएट ने, जॉन कीट्स ने पोएम में मेंशन किया है। तो है द सन, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, बढ़िया सा ऑरेंज कलर के साथ सनशाइन हमको दिखाई दे रहा है। द मून, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ओल्ड मीन्स पुराने और यंग मीन्स नए, जो एकदम पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पोम में मेंशन्ड है। इसके बाद सिंपल शीप, ये चित्र यहाँ पर आप शीप से रिलेट कीजिए। सिंपल शीप, शीप मीन्स होता है भेड़। इसके बाद है डैफोडिल्स, बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। आप इनकी पिक्चर्स यूट्यूब पर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं डैफोडिल्स के।
और जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने डैफोडिल्स को लेकर बहुत ही शानदार पोम की लिखी हुई है। इसके बाद है क्लियर रिल्स। रिल्स मीन्स होता है झरना, आप छोटी नदी, कुछ भी इसको समझ सकते हैं। क्लियर मतलब होता है साफ, एकदम जो साफ पानी, झरनों का जो साफ पानी होता है, उसके लिए जो पोएट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने वर्ड यूज करा है क्लियर रिल्स। इसके बाद मस्क रोजेस। मस्क मीन्स होता है कस्तूरी और रोजेस मीन्स होता है गुलाब। ये बहुत दुर्लभ प्रजाति के गुलाब होते हैं। और कस्तूरी जैसी सुगंध, इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, इनकी खुशबू होती है, वो हवा में एकदम बहती है। और ये मोस्टली पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, हिमालयन क्षेत्र में होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में पिक्चर के साथ क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको अगर आता है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, तो आप क्विकली आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो कि पहले सनशाइन था, सन था, मून था, ट्रीज थे, ओल्ड एंड यंग ट्रीज थे, शीप का चित्र था, डैफोडिल्स थे, क्लियर रिल्स थी, मस्क रोजेस थे। आई होप यू आर गेटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस, ये सिंपल वर्ड्स हैं। आप चाहें तो अपने, मैंने कहा है कॉपी पेन आपके पास हो तो आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें देखिए, एक पिक्चर देख पा रहे हैं आप लोग। इसमें एक महिला बैठी हुई है अपना सिर पकड़ के, दूसरे में एक और बैठी हुई है, तीसरे में एक और बैठी हुई है, चौथा है, पांचवा है। पिक्चर देख के आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कौन से लोग बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखी हैं, सैड हैं, मैलिस में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, डिप्रेशन में है। आपको पिक्चर देख के क्लियर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। थिंग्स दैट कॉजेस सफरिंग्स एंड पेन। ऐसी चीजें जो सफरिंग मीन्स होता है पीड़ा को महसूस करना, पेन मीन्स होता है दर्द। तो ऐसी कौन सी वर्ड्स हैं जो यहाँ पर जॉन कीट्स ने अपनी पोम में यूज करे हैं, वो है मैलिस, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूमी, सैडनेस, फेलियर। ये यहाँ पर पोएट ने एक तरफ, आप देखेंगे पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं, एकदम ब्राइट साइड ऑफ लाइफ का यहाँ पर उन्होंने पिक्चराइजेशन किया है थ्रू वर्ड्स। मतलब जीवन का जो बहुत खूबसूरत पक्ष होता है, नेचुरल जो ब्यूटी होती है, उसको उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में भी बताया है जो हमारे जीवन में, चाहता कोई नहीं है दुखी होना, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हमारे जीवन में आती हैं कि हम उनसे प्रभावित होते हैं और हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। तो उन्होंने जीवन के दोनों पहलुओं को बताया है कि ऐसी चीजें जो बहुत खूबसूरत हैं और ऐसी चीजें जिनसे जिंदगी थोड़ी सी सैड हो जाती है, सैडनेस या फेलियर, डिसअपॉइंट हम जीवन में फील करते हैं। तो आप इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखेंगे। पोएट यहाँ पर इसके माध्यम से, कविता के माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो हमेशा के लिए आनंददायी होती हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक लाइन इन्होंने इस पोएम में यूज करी है जॉन कीट्स ने, जो कि बहुत ही फेमस लाइन है। और जैसे ही जॉन कीट्स की जब कभी बात होती है तो ये लाइन सबसे पहले आती है, क्या थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। वो कहते हैं कि सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती है। शून्य का मतलब होता है नथिंगनेस, मतलब ब्यूटी, जो आप भी इस चीज को जानते हैं, सभी छात्र भी इन चीजों को समझते हैं कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमेशा ही सुंदर होती हैं। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, अगर आप एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देख लेते हैं तो आपके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। इसी को कहते हैं ब्यूटी। यह कभी भी नथिंगनेस में नहीं बदलती है। लेकिन जो प्रकृति की ब्यूटी है, वो इस कविता में जो पोएट ने कहना चाहा है, वो ये कहना चाहा है कि एक ठंडे छायादार स्थान के जैसे मीठे सपनों वाली नींद स्वस्थ और आरामदायक सांस के समान होती है। मतलब जब आप नेचर के करीब जाते हैं, नेचुरल चीजों को देखते हैं, तो आप अपने आप ही आप खुश हो जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि अब इन चीजों को महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें प्रत्येक सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, पृथ्वी से
जुड़ाव महसूस करने के लिए हमें प्रकृति के करीब आना होता है। इसके साथ साथ ही हमारे जीवन में निराशा, द्वेष, डिप्रेशन, सैडनेस, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जो चीजें होती हैं वो केवल प्रकृति में है और ये इमोर्टल तरीके से हमारी लाइफ को प्रेरित करती रहती हैं, हमें सुकून देती हैं। आइए अब हम इसकी समरी को समझेंगे। समरी मैं हर पोयम की इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में थीम या समरी लेसन की लिखने के लिए, पोयम की लिखने के लिए आती है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो आपकी समरी है वो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 मार्क का भी आता है, तो आपकी जो समरी है, अगर आपने समरी लेसन की याद करी या पोम की समरी याद करी तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स होंगे, मेरा प्रयास है कि शब्द समान रहें, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मींस आपके लिए ज्यादा सरल हो जाए तरीका कि अगर समरी लिखने के लिए आ गई तो आप समरी लिख पाए और अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आ गया तो आप उसके साथ क्वेश्चन भी लिख पाए। अब हम जानेंगे समरी के बारे में। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यहाँ पर आपको समरी बताने वाली हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि अपनी कॉपी पर इसको साथ साथ लिखने का भी प्रयास करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप शब्दों के साथ उतने फेमिलियर होते हैं, एक्वेंट होते हैं, आपको शब्द नए नहीं लगते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे आप किसी नए शहर में, किसी गली में, किसी मार्केट में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कैसे वापस जाऊंगा, कैसे स्टेशन पहुंचूंगा, आपके दिमाग में चलता है, मेरे दिमाग में तो चलता है। लेकिन जब हम उसी शहर में या उसी गली में, उसी मार्केट में बार बार जाते हैं तो आपको वो चीजें एकदम फेमिलियर हो जाती हैं, जानी पहचानी हो जाती हैं। वैसे ही अंग्रेजी के साथ है, जितना आप शब्दों के साथ उनको लिखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना आप शब्दों को जान पाएंगे। फिर वो शब्द आपको कहीं और लिखा दिखेगा तो आपको लगेगा हाँ ये शब्द मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है। और धीरे धीरे जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुश्किल बात है इंग्लिश के साथ, बच्चों को ऐसा लगता है बहुत कठिन भाषा है, हमें नहीं आती है, हमारा बेस बहुत कमजोर है, हम कैसे सीख पाएंगे। तो जब आप छोटे छोटे तरीकों से अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप शब्दों को सीखेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप एक दिन में, बहुत ना सही, केवल 4 या 5 शब्दों को आप एक दिन में याद कीजिए, लिख के याद कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। केवल आप उनका शब्द को लिखें और उसका अर्थ जानने का प्रयास करें और आपको कुछ नहीं करना। तो आप ये मानिए कि आपके 30 दिन में कितने ऐसे शब्द हो जाएंगे जो आपको याद हो जाएंगे। मैं ये तक कहती हूँ कि 30 दिन में मान लीजिए आपको 1000 शब्द भी याद हो गए और 1000 में से आपको 500 शब्द भी याद रह जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है आप लोगों के लिए और हम सभी के लिए। इवन हम लोग भी ये प्रैक्टिस करते थे जब पढ़ते थे और आज भी कई बार कुछ शब्द ऐसे नए हमारे सामने आते हैं तो हम उनको नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनको अपने दिमाग में रख सकें। तो चलिए चलते हैं समरी की ओर। समरी और थीम, कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट द समरी ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, और समरी की जगह लिखा होता है थीम। तो आप कंफ्यूज ना हो, थीम और समरी का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। समरी मीन्स होता है सारांश और थीम मीन्स होता है सारांश, ठीक। तो चलिए हम अब समरी को पढ़ते हैं। जॉन कीट्स says that beauty never passes into nothingness। जॉन कीट्स ने इस पोम में कहा है कि जो सुंदरता होती है, ब्यूटी होती है, वो कभी भी शून्य नहीं होती है। नथिंगनेस मतलब होता है, वैसे इसका अगर इसका वर्बल मीनिंग देखें तो नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर। वो कहने की जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो हमेशा खूबसूरत होती हैं, वो कभी भी उनकी वैल्यू खत्म नहीं होती है और वो जैसी हैं वैसे ही दिन ब दिन उनमें सुंदरता बढ़ती है,
खास तौर से नेचुरल चीज़ों को आप अगर देखें तो वो कभी भी शून्य नहीं होती हैं, किसी भी तरह की चीज़ हो। यहाँ पर जो दिमाग में रखने वाली चीज़ है वो है ब्यूटी नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में भी कई बारी आता है। और इसके लेखक का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके जो कवि हैं जॉन कीट्स। हर पोयम का मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक जगह पोयम और उनके जो पोएट हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए और उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है कि राइट द नेम ऑफ द पोम डैश 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 एंड इट्स पोएट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्यूटी इज कांस्टेंट एंड इटर्नल। जो ब्यूटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है और इटर्नल है। कांस्टेंट मतलब स्थिर है और इटर्नल मतलब हमेशा चलने वाली है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस पीस एंड प्लेजर। मैंने लेसन शुरू करते समय कहा था कि जब कभी मन उदास हो और आप कभी किसी खूबसूरत चीज को देख लेते हैं तो आपके चेहरे पर अपने आप आपको खुशी आती है, आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है। भले आप कितने ही गम में डूबे हुए हो, कितना ही आप मूड खराब हो, डिप्रेस्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कुछ भी सुंदर चीजों को, सुंदर चीज आपके सामने आ जाती है, आप देख लेते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पर याद करने की चीज है ये कि ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस। प्रोवाइड मतलब देना, ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब खूबसूरत चीजें, पीस मतलब होता है शांति और प्लेजर मतलब होता है आनंद। की जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमें शांति और आनंद प्रदान करती हैं। वी possesses द इविल क्वालिटीज ऑफ malice एंड disappointment। हमारे पास या हमारे अंदर होती हैं इविल क्वालिटीज। इविल मतलब होती हैं द्वेष या बुरी, क्वालिटीज मतलब गुण, ऑफ मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा और दुख की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। मानव स्वभाव है, सभी के अंदर होता है, तो हमारे अंदर ये नेचुरल है। और जब कभी कुछ हमारी इच्छा के विपरीत होता है तो ये क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, है ना, कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो अगर डिसअपॉइंटमेंट वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा निराश है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, और अगर चीजें और बढ़ गई तो वो ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं, है ना। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था, लोग अपना कोई माथा पकड़ के बैठा है, कोई सोच में डूबा हुआ बैठा है। तो ये सारी क्वालिटीज, वी possess द इविल क्वालिटीज ऑफ मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ओनली ब्यूटी दैट रिमूव्स द पाल ऑफ ग्लूमी सराउंडिंग। यह यहाँ पर इस पोम में जो लेखक है उन्होंने कहा है कि इट इज ओनली ब्यूटी, यह वह केवल सुंदरता है, सुंदर चीजें हैं, दैट्स रिमूव्स द पाल ऑफ। पाल मीन्स होता है कवरिंग। पाल होता है ना, आप गांव की भाषा में भी हम सभी जानते हैं, कहते पाल डाल दीजिए, पाल लगा दीजिए, तो इसको ऐसे देखेंगे। रिमूव मतलब होता है हटाना। द पाल ऑफ ग्लूमी सराउंडिंग, जो दुख भरी हमारे चारों तरफ चीजें होती हैं उनको केवल दुनिया में एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो होती है ब्यूटी, वो नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर मेन जो फोकस है पोएट का वो किसके ऊपर है? नेचुरल ब्यूटी के ऊपर है। नेचर एंड इट्स ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस। जो पूरी पोएम का सार है वो इस लाइन में है कि नेचर एंड इट ब्यूटी, नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति, और उसकी सुंदरता इज एन एंडलेस। एंडलेस मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, बाउंड्री उसकी कोई है नहीं। फाउंटेन मतलब होता है झरना, ऑफ हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। जो नेचर है और उसकी जो खूबसूरती है वो एक ऐसा झरना है खुशी का जो कभी भी खत्म नहीं होता है। आप जितना प्रकृति के करीब जाएंगे उतना ही आप इस चीज को महसूस करेंगे। लास्ट लाइन जो कि बहुत फेमस है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो खूबसूरत चीजें हैं वो हमेशा हमेशा ही खुशी का कारण होती हैं, वो हमेशा फॉर एवर हमेशा हमको क्या करती हैं? खुशी प्रदान करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी समरी को, इसकी थीम को समझ पाएंगे। बहुत शॉर्ट में और कम शब्दों में मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जॉन कीट्स ने चीजों को बताया है कि प्राकृतिक सुंदरता हमें हमारे दुखों से कैसे उबार सकती है, कैसे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है? एक ये पिक्चर याद रखनी है और एक ये पिक्चर याद रखनी है कि जो मेन चीजें यहाँ पर पोएट ने रखी हुई हैं कि किन किन चीजों का वर्णन किया है, वो डिटेल्ड में जब आप पोएम को पढ़ेंगे, है ना, तो आपको समझ आएगा कि कैसे उन्होंने डैफोडिल्स को
बताया है, कैसे उन्होंने रोजेस की खूबसूरती को बताया है, कैसे सन और मून की खूबसूरती को बताया है। जब आप डिटेल्ड में पोयम में जाएंगे तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे। समझ तो अभी भी रहे हैं, पर डिटेल्ड में और जाने पर और ज्यादा क्लियर आपके माइंड में चीजें होंगी। तो समरी आई होप कि आपको समझ में आ गई है। चलिए, तो अब हम इसके बहुत ही शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन। जो लास्ट लाइन थी आपकी समरी में, ये आप बिल्कुल रट लीजिए, है ना, क्योंकि ये लाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और इसी में आप समरी में देखेंगे कि जो पहली लाइन है कि जॉन कीट्स सेज दैट ब्यूटी नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। जॉन कीट्स ने कहा है कि जो सुंदरता होती है वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, मतलब शून्य नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो जस्ट इसका यही आंसर है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, तो उसका आंसर क्या है, इसको आप, ये मैंने इधर बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। इसको आप ऐसे लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बाय दिस पोएट वांट टू से कि ब्यूटी नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। और आप केवल याद रखने के लिए है कि बिकॉज इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। तो अगर आपने समरी याद कर ली 4-5 लाइन की, तो आप क्वेश्चन के आंसर्स देने में आपको सरल लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज नॉट अ ब्यूटीफुल थिंग पास इनटू नथिंगनेस। अब जो आपका पहली लाइन है आपकी समरी की, जॉन कीट्स सेज दैट ब्यूटी नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। तो यहाँ पर है, वाई डज अ ब्यूटीफुल थिंग पासेस इनटू नथिंगनेस, कि जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो कभी शून्य क्यों नहीं होती हैं, कभी खत्म क्यों नहीं होती हैं, कभी जीरो क्यों नहीं हो जाती हैं। तो क्यों, क्योंकि आप इसमें देखेंगे समरी में, इसमें लिखा है ब्यूटी इज, सेकेंड लाइन देखें, ब्यूटी इज कांस्टेंट एंड इटर्नल। क्यों खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अर्थ मैंने बताया था, स्थिर है, और इटर्नल है। इटर्नल मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, है ना। तो इसका आंसर भी यही है, अ ब्यूटीफुल थिंग डज नॉट पास इनटू। ये देखिए, आपका आधे से ज्यादा आंसर आपके क्वेश्चन से है। अ थिंग ऑफ, यहाँ पर ए कैपिटल होना था, राइट टाइपिंग मिस्टेक है, जाने दीजिए। अ ब्यूटीफुल थिंग डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस, इतना आपका प्रश्न में से आ गया। बिकॉज इट्स ब्यूटी, बिकॉज ब्यूटी, इट्स नहीं आना था यहाँ पे, बिकॉज ब्यूटी इज कांस्टेंट एंड इटर्नल, क्योंकि जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो कांस्टेंट और इटर्नल है। तो आपकी जो सेकंड लाइन है वही इसका आंसर है। और आधे से ज्यादा आपका आंसर कहाँ से आया है, क्वेश्चन में से। तो आपको याद करने में इसमें आपकी दो तरह की तैयारी हो रही है। अगर समरी आती है लिखने के लिए 3 नंबर की, तो आप बेझिझक समरी को लिखिए, और अगर उसमें से क्वेश्चन भी आपका आता है, तो जो समरी आपने लर्न करी है, याद करी हुई है, उसी में से आपके आंसर्स भी बन जाने हैं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू टू अस। अब आप समरी को एक बारी फिर देखें, तीसरी लाइन देखें, ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस पीस एंड प्लेजर। जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, पीस मतलब शांति, और प्लेजर मतलब आनंद। आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू टू अस। जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ब्यूटीफुल चीजें हैं, वो हमारे लिए क्या करती हैं। तो क्या करती हैं, उनसे हमें खुशी मिलती है और शांति मिलती है। तो आपकी जो थर्ड लाइन है वो यहाँ पर उसका आंसर हो गया, ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस प्लेजर एंड पीस। आई होप यू आर गेटिंग मी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। ग्रैंडियोर मतलब होता है, ग्रैंडियोर मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, वैभव। जो वैभव आप लोग समझते होंगे वैसे। एसोसिएटेड विद माइटी डेड, माइटी डेड मतलब जो पूर्वज, हमारे जो पूर्वज जा चुके हैं, उन के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंडियोर
is associated with the mighty dead because we imagined that on the day of judgment they will be rewarded by the God का G कैपिटल होना था for their noble work. जो वैभव है वो पूर्वजों से इसलिए जुड़ा हुआ है because we imagine मतलब होता है कल्पना करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि on the day of judgment का मतलब होता है डे ऑफ जजमेंट का मतलब है न्याय का दिन, मतलब जिस दिन न्याय किया जाएगा उस दिन दे विल बी रिवॉर्डेड बाय द गॉड फॉर देयर नोबल वर्क. जो नेचर के पास रहे हैं हमारे पूर्वज, उन जो हमने कहानियां उनके बारे में सुनी या पढ़ी हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकृति की ये सुंदरता जो नेचुरल ब्यूटी है, कवि ने यहाँ पर थोड़ा सा इसको डीप में वो गए हुए हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकृति की जो सुंदरता है उन सभी कहानियां जो कि हमारे पूर्वजों ने लिखी हैं, सुनी हैं या पढ़ी हैं, तो उन सबसे ऊपर क्या है जो उनका वैभव है. और प्रकृति जो है एक अनंत रूप से, एक फाउंटेन शब्द आया था, वो फव्वारा है जो कि नेचर हमेशा अनवरत वो फव्वारा चलता रहता है. आप बहुत डीप में ना जाएं, इस प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिए. आधे से ज्यादा आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्रैंडियोर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड. बिकॉज से आपको याद करना है क्योंकि वी इमेजिन्ड, हम कल्पना करते हैं, that on the day of judgment कि न्याय के दिन they will be rewarded. रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम मिलना, by the God, भगवान के द्वारा, उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा. नोबल वर्क का मतलब होता है अच्छे कार्य, तो उनके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, इसको आप प्रयास कीजिए कि आप लिखकर याद करें. ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. अब देखें, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स आपने खुद लिखने हैं. बिल्कुल लिख पाएंगे आप, एक बार प्रयास करके देखिए, चित्र को याद कीजिए, चित्र में हमने क्या देखा, और आप देखेंगे कि आप आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. आप एक बार करने का प्रयास कीजिए. नेम द फ्लावर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोयम. कौन कौन से फ्लावर पोयम में डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना. तो नेम द फ्लावर्स मतलब फूल, किन फूलों का डिस्क्रिप्शन पोयम में किया गया है. कौन कौन से फूल थे, याद आया आपको? लेट्स सी द पिक्चर अगेन. सी द ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स, दीज आर डैफोडिल्स एंड लास्ट वन इज मस्क रोज. तो आप आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनका वर्णन जो जॉन कीट्स उन्होंने पोम में किया है. दीज आर डैफोडिल्स एंड मस्क रोज. आपको केवल दो शब्द याद रखने हैं, डैफोडिल्स और दूसरा मस्क रोज. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द नेचुरल थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोयम. ये पूरी पिक्चर आपको यहाँ लिख देनी है. पूरी पिक्चर में कौन कौन सी खूबसूरत नेचुरल चीजें, प्राकृतिक, नेचुरल मतलब होता है, नेचर मतलब प्रकृति और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो वो कौन कौन सी प्राकृतिक चीजें हैं जो कि पोयम में बताई गई हैं. आप पिक्चर को अपने दिमाग में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आंसर लिख दीजिए. सबसे पहले क्या था, खूबसूरत सा सनशाइन था, तो सन, उसके बाद मून था, उसके बाद क्या था, याद कीजिए. यस, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, then sheep, then daffodils, then clear rills. इधर आप फाउंटेन भी लिख सकते हैं, रिल्स अगर आपको याद, वैसे रिल्स ज्यादा आसान है, ठीक है. इसके बाद मस्क रोजेस. ये सारी चीजें हैं जो आपको पोयम में डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जो नेचुरल चीजों का वर्णन कवि ने पोयम में किया हुआ है. थर्ड क्वेश्चन देखें. व्हाट इविल थिंग्स डू वी पजेस एंड सफर फ्रॉम. कौन कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे अंदर हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं. तो आप सेकंड पिक्चर को याद कीजिए और आप लिख पाएंगे कैसे व्यक्ति दुखी हैं, सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, डिसअपॉइंट हैं, निराशा में डूबे हुए हैं. तो ये सारी चीजें आप फिर से हम एक बार पिक्चर को देखेंगे और अपने दिमाग में ये चीजें लाएंगे. मैलिस है, डिसअपॉइंटमेंट है, ग्लूमी है, सैडनेस है, फेलियर है. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनमें से
जो क्वेश्चंस मैंने कहा है, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। आपको केवल इतना आंसर लिखाना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस। आपका आंसर आधा क्वेश्चन में है, केवल आपको याद करना है बिकॉज इट पासेज इनटू नथिंगनेस। और जो आपके इन प्रश्नों के उत्तर हैं वही आपकी समरी भी है, तो आपको समरी के साथ समरी याद करें या क्वेश्चन आंसर याद करें, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत आसानी भी होगी और सहूलियत भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पोम को समझ पाए होंगे और आप एग्जाम में बहुत बढ़िया करेंगे। और पिक्चर को अपने दिमाग में, क्योंकि कई बार हम देखी हुई चीजों को बहुत जल्दी हमारे दिमाग में क्लिक होती हैं बजाय की लिखी हुई चीजें, है ना। आप कपड़े की दुकान देखेंगे तो सुंदर कपड़े आपको बहुत जल्दी कि हाँ इस शॉप पे मैंने ये चीज देखी थी, दुकान का नाम आपको बाद में याद आएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। नवा